देयर आर टू पीपल, वन इज़ कम्प्लीटली फ्रेशर, उसने कुछ भी इंटर्नशिप नहीं किया है, पर असाइनमेंट्स किए हैं। असाइनमेंट किया है, वो कॉलेज असाइनमेंट्स किए हैं, वो सबके लिए सेम होता है। एंड देयर इज़ अनदर कैंडिडेट जिसने 2 इंटर्नशिप्स भी की हैं, प्रोजेक्ट्स भी किए हैं एंड ग्रेड्स भी अच्छे हैं, ग्रेड्स दोनों के अच्छे हैं। एंड लेट्स से यू आर हायरिंग वन ऑफ देम, तो आप किसको प्रेफरेंस दोगे? ऑब्वियसली एक्सपीरियंस। तो इट्स द सेम थिंग। तो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड टू डू एटलीस्ट 1 to 2 इंटर्नशिप्स ड्यूरिंग योर कॉलेज टाइम। वो चांसेस बढ़ा देते हैं हायरिंग के, लाइक इट गिव्स हायर चांसेस और हायर प्रायोरिटी फॉर जॉब्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर फर्स्ट एपिसोड ऑफ जॉब एंड करियर टॉक्स। ये सीरीज हमारी एक छोटी सी कोशिश है आपके करियर जर्नी को आसान बनाने की। कैसे आप करियर की शुरुआत कर सकते हैं, क्या स्किल्स चाहिए और बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेसन्स टू लर्न। और ये सब डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ हैं असीम गर्ग, वीपी इंजीनियरिंग एट इंटर्नशाला। चलिए आज असीम के साथ फुल स्टैक डेवलपमेंट फील्ड को एक्सप्लोर करते हैं। हाय असीम, वेलकम टू द शो। कुड यू प्लीज लेट अस नो अबाउट योरसेल्फ एंड अबाउट द जर्नी इस फील्ड में आने की, और अभी आप क्या कर रहे हैं? Okay, so hi everyone, I'm Aseem Garg and I basically belong from Punjab, and I did my schooling from Model School Rohtak, from where I completed 10th and 12th and then appeared for engineering entrance exam. उसके बाद I got admitted in LNM IIT Jaipur, from where I did BTech honors in computer and communication engineering, and then I got placed, like I did appeared for campus placements and I got offers from various companies, but then I applied off campus. उसके बाद I got selected in this company Internshala, and I joined Internshala during when it's in its early stage. So I joined Internshala in 2014 as a software engineer, basically full stack web developer, and here I am. ठीक है, तो थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। सो जब आपने 12th करी तो उसके बाद आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे ये वाला कोर्स करना है या फिर इस फील्ड में आना है? Okay. तो आपको पहले से पता था या फिर आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता था कि मुझे आई एम स्ट्रॉन्ग इन कंप्यूटर साइंस, तो मुझे इसी फील्ड में आना है? Okay, so like from very beginning मैं इंटरेस्टेड था कि मेरे को इंजीनियर ही बनना है, लाइक पैशन था कि मेरे को इंजीनियर बनना है। तो माय पेरेंट्स हेल्प्ड मी और असिस्टेड मी इन चूजिंग द कोर्सेज दैट आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग द इंजीनियरिंग। तो क्या लाइक जब आप स्कूल्स में थे उसमें भी कोडिंग वगैरह, प्रोग्रामिंग वगैरह होती होंगी? तो स्कूल अप टिल 12th तो नॉर्मल चलता है। हाँ, उसमें ऐसा कोडिंग नहीं होता है, बेसिकली सिर्फ वेब डेवलपमेंट में उसमें HTML CSS और जावास्क्रिप्ट बेसिक जो स्टैटिक वेबसाइट के लिए काम आता है वो बनाना होता है, वो प्रोजेक्ट स्कूल में आपने कर लिया? स्कूल में वो कर लिया था। उसके बाद जो 12th मतलब 10th 11th में जो कोचिंग लेते हैं हम 11th 12th में फॉर अपीयरिंग इन IITs एंड AIEEE एग्जाम्स, तो आई डिड फ्रॉम दिल्ली। एंड उसमें मेरे को एक्सपोजर मिला कि किस टाइप का एंट्रेंस एग्जाम आएगा। तो एंट्रेंस एग्जाम बेसिकली जो हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, लाइक द NCERT का जो सिलेबस है वो वही मेजरली उसमें से आता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम हिस्टोरिकल टेस्ट पेपर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो उसमें जितना हमने 11th 12th में पढ़ा है वो कवर होता है एंट्रेंस एग्जाम में। तो ब्रॉडली वी नीड टू बी क्लियर विद द बेसिक्स। अगर हम रट्टा मार के हम पढ़ लेते हैं, वो उससे एग्जाम्स क्लियर होने के चांसेस बहुत कम हैं। इफ़ वी आर क्लियर विद बेसिक्स तो चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बेसिक्स अगर अच्छे हैं तो हम डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर पाएंगे। तो ये उसके बाद एग्ज़ाम्स में आई गॉट सिलेक्टेड एंड मेरे पास IIT में रैंक आया था, बट वो उसमें मेरे को मैकेनिकल मिल रहा था, तो आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग फॉर मैकेनिकल जॉब। तो आई हैव अप्लाइड या एंट्रेंस के लिए LNM IIT भी भरा था, विच टेक्स एडमिशन बेस्ड ऑन AIEEE रैंक, IIT रैंक। तो लकीली आई गॉट सिलेक्टेड देयर एंड आई बिलीव दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। ओके, तो उसमें अब नेक्स्ट आता है कि फील्ड कौन सा है, लाइक कंप्यूटर साइंस था, इलेक्ट्रॉनिक्स था, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन था। तो ड्यूरिंग दैट टाइम इट वाज वेरी अर्ली कि चांसेस पता नहीं होते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स की जॉब ज़्यादा हैं या कंप्यूटर साइंस की ज़्यादा हैं। तो आई टुक द मिक्सचर ऑफ दैट। तो आई टुक कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसमें पार्ट ऑफ द सिलेबस कवर्स कंप्यूटर साइंस का, लाइक कंप्यूटर साइंस, एंड पार्ट ऑफ द सिलेबस कवर्स इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आई हैव द चांसेस कि मैं दोनों टाइप्स की जॉब्स में बैठ सकता हूँ। बट ब्रॉडली आजकल कंप्यूटर साइंस की ज़्यादा ओपनिंग्स एंड कंपनी प्रेफर्स कंप्यूटर इंजीनियर्स। तो देन आई चूज़ कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो वहाँ से फिर आपने अपना कोर्स कंप्लीट किया एंड देन यू गॉट द
कैंपस प्लेसमेंट वहाँ से? तो आई गॉट कैंपस प्लेसमेंट्स फ्रॉम एक यूएस का कंपनी था एंड आई गॉट ऑफर फ्रॉम टीसीएस ऑल्सो. उसका ज्वाइनिंग भी आ गया था बट in between I applied for off campus placements because I wanted to go in startups because that provides more learning opportunities. वहाँ growth अच्छा होता है. तो luckily I got selected here at Internshala as a full stack developer and then here I am today. ओके, तो ऐसा कोई पर्सन या फिर ऐसे लोग जो दूसरे सिटी से बिलोंग करते हैं, जो जिन्होंने बीटेक नहीं किया है कंप्यूटर साइंस में, तो वो लोग भी अपना करियर इस फील्ड में बना सकते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट में? बिल्कुल. उसका एग्जांपल एक इंटर्नशाला ही है बिकॉज देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनीज. वन जो उनका बेसिक शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया होता है कि दे हैव सर्टेन सेट ऑफ कॉलेजेस कि वी नीड कैंडिडेट्स फ्रॉम आईआईटीज या निट्स या फिर प्रेस्टिजियस कॉलेजेस. तो वो उसके बाद ही प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. पहले रिज्यूमे में वो देख लेते हैं कि ये कॉलेज से डिग्री किया है या नहीं, या बीटेक होना चाहिए. एंड वंस रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है. एंड देयर अदर कंपनीज, अदर टाइप ऑफ कंपनीज. वन ऑफ देम कुड बी इंटर्नशाला, विल बी इंटर्नशाला फॉर एग्जांपल. तो वी एट इंटर्नशाला डोंट लुक फॉर डिग्री, अ पर्टिकुलर डिग्री या उसको इस कॉलेज से आना चाहिए. वी लुक फॉर स्किल सेट. तो वी प्रेफर स्किल सेट ओवर डिग्री बिकॉज डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, है ना. वो डिग्री कर लेने से हम ये श्योरिटी नहीं दे सकते हैं कि उसको ये स्किल आता होगा. तो वी प्रेफर स्किल सेट एंड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ अ स्टूडेंट. एंड देयर आर अदर कंपनीज ऑल्सो दैट प्रेफर दीज टाइप और दैट प्रेफर दिस टाइप ऑफ क्राइटेरिया. उसके बाद हाँ, अगर किसी भी कॉलेज से भी डिग्री किया हो या स्किल सेट प्रॉपर होना चाहिए. फॉर एग्जांपल वी लुक फॉर फुल स्टैक डेवलपर. तो वी हैव अ सर्टेन सेट ऑफ स्किल्स कि हमें ये स्किल सेट चाहिए. फॉर एग्जांपल हमें बैकएंड के लिए PHP चाहिए, फ्रंट एंड के लिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery आना चाहिए. एंड React JS आता है तो इट्स अ लाइक चेरी ऑन द टॉप ऑफ केक, लाइक बोनस है. हाँ, तो यही मेरा अगला क्वेश्चन था कि आप अपनी टीम के लिए हायरिंग भी करते हैं, करेक्ट, एंड आपके अंडर मल्टीपल मैनेजर्स भी हैं. करेक्ट. तो जब फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए आप हायरिंग करते हैं तो किन किन स्किल्स की वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है? जैसे कोई फुल स्टैक डेवलपमेंट में तो करियर बनाना चाहता है, तो आपके एज एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव से क्या क्या स्किल्स जरूरी हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट में? तो फॉर अ फुल स्टैक डेवलपर, लाइक फॉर डेवलपिंग अ वेबसाइट, देयर आर plenty of technologies available, है ना. and it varies from company to company. कंपनी का वेबसाइट जिस टेक्नोलॉजी पे बना है, कंपनी will look for that skill set. For example, Internshala is built on PHP, तो we prefer PHP. and for front end we are okay with HTML, CSS, JavaScript. basics आना चाहिए and rest we can train. and there are other companies जो रिसेंटली बिल्डअप हैं या उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट कर लिया. फॉर एग्जांपल Node.js एक टेक्नोलॉजी है, Next.js है. all these are frameworks built on JavaScript and React and broadly are followed or broadly are taken by the companies जो relatively newer हैं और newer technology पे shift कर चुकी हैं. तो there are tons of technologies available and one can go with any set of technologies because for if एक टेक्नोलॉजी आ गई हमको तो दूसरी टेक्नोलॉजी सीखने के लिए बहुत कम टाइम लगता है बिकॉज सिंटेक्स वेरी करता है, लॉजिक रिमेन सेम. अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं, जो आपने बोला कि रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है क्योंकि हर कंपनी का अपना एक फ्रेमवर्क होता है. Correct. जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट है उनका या फिर उनकी वेबसाइट्स हैं या फिर उनका कोई प्रोडक्ट है, वो एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में बना होता है. उस फ्रेमवर्क के हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट होती है फुल स्टैक डेवलपमेंट में, राइट. तो फॉर अ बिगिनर, राइट, अगर कोई अपना करियर शुरू करना चाहता है तो उसको बेसिक किन किन स्किल्स को एक्वायर करना चाहिए कि वो एक बेसिक एंट्री ले सके इस फील्ड में? ओके, तो फॉर वेब डेवलपमेंट जो स्किल्स हैं वो कौन कौन से चाहिए? तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery तो बहुत बेसिक है, ये तो आना ही चाहिए. एंड उसके अलावा पिक 2 टेक्नोलॉजीज, वन फॉर फ्रंट एंड एंड वन फॉर बैक एंड. दे कैन पिक एनी वन. फॉर एग्जांपल बैक एंड के लिए PHP है, Node.js है, उनमें से कुछ भी ले लो. फ्रंट एंड के लिए लाइक इन टूडेज वर्ल्ड React.js ज़्यादा चल रहा है, React चल रहा है, Next.js चल रहा है. तो दे कैन पिक एनी वन ऑफ दोज टेक्नोलॉजीज. श्योर. सो स्किल्स की तो बात हो गई, काफ़ी डिटेल में आपने इन डेप्थ में स्किल्स के बारे में बता दिया. एंड आई एम श्योर कि ऑडियंस ने नोट भी कर लिया होगा इन चीज़ों को. सेकंड हम आते हैं रिज्यूमे पे, राइट. सो रिज्यूमे पे से पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि पोर्टफोलियो, राइट, जो भी कॉलेज में हमने असाइनमेंट्स किए हैं, पोर्टफोलियो किए हैं, तो एक तो वो कैसे बिल्ड किया जाए. दूसरा जो भी असाइनमेंट्स पोर्टफोलियो हैं वो कंपनी को दिखेगा कैसे, यानी कि हम उन्हें कहाँ पे रखें कि वो रिज्यूमे में हम अटैच कर सकें.
Okay. तो ये 2 क्वेश्चन हैं। Okay, this is a very good question because we usually face like structuring issues when we like plan to hire a candidate. So basically, resume is nothing but your representation, like what you did up till your life. You know, like let's say if you're 25 years and you're building a resume, so you have to sum up your 25 years in those like piece of papers, like 2-3 pages. हाँ, अब उसमें प्रोजेक्ट्स मेंशन करने हैं। हाँ, तो फॉर इंजीनियर्स पोर्टफोलियो इज नथिंग बट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, लाइक जॉब किया है, कहीं इंटर्नशिप किया है या प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स किए हैं, यू हैव टू लिस्ट दैट। तो रिज्यूमे का एक बेसिक स्ट्रक्चर हम ऐसे बना सकते हैं, लाइक स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन होगा, लाइक योर नेम, लाइक कॉलेज। तो मेरा थोड़ा सा यहाँ पे मैं कट कर रहा हूँ, इस रिज्यूमे पे हम लोग आएंगे। सो मेरे जो क्वेश्चन बेसिकली है कि फर्स्ट जो असाइनमेंट्स हम बना रहे हैं उनको हम कहाँ पे प्लेस करें, राइट? कि हमने प्रोजेक्ट असाइनमेंट बना दिया, रिज्यूमे में अटैच करना है, तो उसको हम कैसे बनाएं और उसको हम कहाँ पे प्लेस करें कि ऑडियंस कंपनी तक वो पहुँच पाए। जैसे कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं तो उनमें हम अपने कोड लगा दें या रख दें, या फिर कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं क्या जहाँ पे हम असाइनमेंट्स को प्लेस कर सकते हैं और वो रिज्यूमे में अटैच कर सकते हैं। तो रिज्यूमे की स्ट्रक्चरिंग इसके बाद आएंगे। ठीक है। रिज्यूमे से पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि पोर्टफोलियो बनाएं कैसे, सेकेंडली उसको हम प्लेस कहाँ पे करें कि वो रिज्यूमे से हम लिंक कर रहे हैं और एम्प्लॉयर तक वो पहुँच पाए। तो पोर्टफोलियो की जहाँ तक बात है, तो देयर फॉर इंजीनियर्स देयर आर 2 थिंग्स, वन इज कोडिंग प्रैक्टिस, लाइक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, और दूसरा है कि जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उसको हम कहाँ होस्ट कर सकते हैं, लाइक, है ना। तो फॉर कोडिंग प्रैक्टिसेस देयर आर सर्टेन वेबसाइट्स लाइक कोडशेफ है, हैकरअर्थ है, हैकर रैंक है ना। तो उसमें इफ़ यू आर डूइंग डेली प्रैक्टिसेस तो दे स्टोर योर हिस्ट्री एंड उसमें दे विल गिव यू अ प्रोफाइल यूआरएल जिसमें पूरा हिस्ट्री मिल जाएगा कि इस स्टूडेंट का ये रैंक है ओवरऑल, लाइक वो पूरा ओवरऑल रैंक भी बताते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व की हैं, कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था, कितना ऑप्टिमाइज्ड वे में सॉल्व किया, वो सब बताते हैं। तो वन कैन ऐड दैट पर्टिकुलर प्रोफाइल यूआरएल इनटू हिज और हर रेज्यूमे। सेकेंड कम्स लाइक नेक्स्ट कम्स प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स। तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर डूइंग अ फुल स्टैक प्रोजेक्ट या वेबसाइट बिल्ड कर रहे हो, तो देयर आर सर्टेन होस्टिंग वेबसाइट जो फ्री में वेबसाइट होस्ट करने का ऑप्शन देती हैं। फॉर एग्जांपल एक है 000webhost.com है, उसमें वन कैन अपलोड a whole website and share the URL in the resume. And there are other options also, हम G Drive पे source code upload कर सकते हैं, Google Drive पे upload कर सकते हैं, and we can share that URL in the resume. या other option could be GitHub. GitHub is very popular among engineers. उसमें हिस्ट्री भी मिल जाता है एंड GitHub का पूरा सोर्स कोड भी हम प्रोफाइल यूआरएल भी GitHub में हम अपने प्रोजेक्ट्स को अपलोड करके और उसमें डिटेल्स भी मेंशन कर उसमें पूरा डिटेल्स भी मेंशन कर सकते हैं विद समरी एंड देन GitHub को विद हम फिर अपने रिज्यूमे पे लिंक करते हैं। GitHub पे वो लिंक, वो पूरा रिपोजिटरी, मतलब वो प्रोजेक्ट का लिंक भी अपलोड कर सकते हैं या पूरा अपने प्रोफाइल का यूआरएल अपलोड कर दो, उसमें सारे आपके प्रोजेक्ट्स लिस्ट डाउन हो जाएंगे। ओके, तो वी कैन लाइक GitHub इज वन ऑफ द पॉपुलर ऑप्शंस एंड आई रिकमेंड यूज GitHub फॉर शेयरिंग दीज थिंग्स। ओके, ठीक है। तो ये तो होगी पोर्टफोलियो की बात। अब आते हैं रिज्यूमे स्ट्रक्चरिंग की बात। तो अब रिज्यूमे स्ट्रक्चर कैसे की आपने, जो पहला रिज्यूमे भेजा था उसकी स्ट्रक्चरिंग कैसे की थी, एंड एनी रिकमेंडेशन फॉर अ बिगिनर? ओके, सो रिज्यूमे इज अ पीस ऑफ पेपर लाइक 2-3 पेजेस जिसमें आपका पूरा लाइफ समराइज है, एंड रिक्रूटर जो भी रिक्रूट कर रहा है वो उस रिज्यूमे से ही आपका प्रोफाइल जानेगा कि कैसा है, आपको कितना एक्सपीरियंस है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन वी डिज़ाइन और लाइक राइट अ रिज्यूमे। तो इट हैज़ टू बी इन अ स्ट्रक्चर फॉर्मेट। हमारा स्टार्टिंग में वी कैन स्टार्ट विद आवर इंट्रोडक्शन, नेम, कॉलेज, ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर इफ़ यू वांट टू गिव। तो कई लोग ऑब्जेक्टिव मेंशन करते हैं, इज इट रिक्वायर्ड या फिर मतलब इट्स नॉट रिक्वायर्ड लाइक एज एम्प्लॉयर, लाइक आप ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं? नो, मतलब आई पर्सनली डोंट गो थ्रू ऑब्जेक्टिव। इट्स गुड टू हैव, it will give the basic idea of your aim. It's good to have but it's not required, like it's not a necessity, but हाँ optional है ये। अगर राइट करना है, मतलब लिखना है, तो वन कैन राइट द ऑब्जेक्टिव। इट जनरली गिव्स कि आपका क्या एम है लाइफ में। तो ऑब्जेक्टिव के बाद आता है आपका एजुकेशन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो लाइक कॉलेज का एजुकेशन कितना ग्रेड है, कौन सा प्रोफाइल या कौन सा डिग्री किया है, फिर आता है 12th एंड फिर 10th। तो वी हैव टू राइट दीज 3 एजुकेशंस
after the introduction or objective, then comes our experience, work experience. Agar internships, if we did any internships or if we have done any jobs in the past, we have to write down the details along with the summary कि आपका क्या रोल था उसमें, क्या किया उसमें. You can add your links also कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया है. And this has to be in, all the details has to be in reverse chronological order. तो ये आपने एक्सपीरियंस की बात की, तो जब भी फ्रेशर हायर करते हैं तो प्रायोरिटी उसको मिलती है जिसने ज़्यादा इंटर्नशिप्स करी हैं. Definitely yes, because that will give the basic idea कि उसको practical experience है. तो there are, let's say take two examples, like take one example. There are two people, one is completely fresher, उसने कुछ भी internship नहीं किया है, पर असाइनमेंट्स किए हैं. असाइनमेंट किया है, वो कॉलेज असाइनमेंट्स किए हैं, वो सबके लिए सेम होता है. एंड देयर इज़ अनदर कैंडिडेट जिसने 2 इंटर्नशिप्स भी किए हैं, प्रोजेक्ट्स भी किए हैं एंड ग्रेड्स भी अच्छे हैं, ग्रेड्स दोनों के अच्छे हैं. एंड लेट्स से यू आर हायरिंग वन ऑफ देम, तो आप किसको प्रेफरेंस दोगे? ऑब्वियसली एक्सपीरियंस को. तो इट्स द सेम थिंग. तो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड टू डू एटलीस्ट 1 to 2 इंटर्नशिप्स ड्यूरिंग योर कॉलेज टाइम. वो चांसेस बढ़ा देते हैं हायरिंग के, लाइक इट गिव्स हायर चांसेस और हायर प्रायोरिटी फॉर jobs. Then after work experience you can mention projects assignments. उसमें से कुछ कॉलेज के मेजर प्रोजेक्ट्स होंगे या कुछ होगा जो आपने एज अ फ्रीलांसर या अपने आप से खुद से किया है, तो यू कैन मेंशन दोज डिटेल्स. एंड आफ्टर दैट देयर आर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाता है कि आपने क्या कुछ हैंडल किया हो, कुछ अचीवमेंट्स हैं, कुछ इवेंट्स करवाए हो, तो वो आप ऐड ऑन कर सकते हो. And I forgot skill sets, so you have to mention skills also. That's the most important thing. I forgot that. So after projects you can add skill sets कि आपको ये skills आती हैं और ये इसमें ये किया है काम, and then achievements and PORs. Okay. तो जो प्रोजेक्ट्स का आपने मेंशन किया, तो इसमें कोई मिनिमम कुछ क्राइटेरिया होता है कि इतने मिनिमम मेंशन करो, जैसे 5 प्रोजेक्ट मेंशन कर दो या 3 प्रोजेक्ट मेंशन कर दो या फिर सारे प्रोजेक्ट मेंशन कर दो? तो as such there is no criteria, but the only thing is resume has should not be quite long, like maximum crowded नहीं होना चाहिए. Maximum it can go up to 3 pages, but if we are completing a resume in 1 to 2 pages, that's more than sufficient. But 3 pages तक जा सकते हैं, तो इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए. और जो बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं वो मेंशन करें, बेस्ट प्रोजेक्ट्स मेंशन करने चाहिए. सारे प्रोजेक्ट उसमें मेंशन करें, नहीं एम्प्लॉयर को भी डिफिकल्ट होगा. करेक्ट. एंड एम्प्लॉयर को लेट्स से एम्प्लॉयर रिसीव्स हंड्रेड्स एप्लीकेशंस डेली, तो उसको रिज्यूमे जल्दी जितना शॉर्ट रिज्यूमे होगा उतना जल्दी वो कम्युनिकेट कम्युनिकेशन मिल जाएगा एंड वो जल्दी से एनालाइज कर पाएगा. एंड कुछ एम्प्लॉयर्स ऐसे होते हैं जो अगर 4-5 पेज का रिज्यूमे होता है तो वो डायरेक्टली रिजेक्ट कर देते हैं, वो पढ़ते भी नहीं है. ओके. तो दिस आई केम टू नो इन माय ड्यूरिंग माय कॉलेज टाइम, तो आई क्रिएटेड माय रिज्यूमे इन 2 pages ओनली. तो अगर फॉर एग्जांपल अभी आपके पास कोई 5 पेज रिज्यूमे आ गया, तो आप क्या पूरा उसको पढ़ते हो या फिर ऊपर से देखा जाता है? तो एज ऑफ नाउ तो आई डिडंट गेट दिस चांस टू रिव्यू अ 5 page रिज्यूमे, बट डेफिनेटली आई विल नेवर डू कि मैंने बिना पढ़े रिज्यूमे नेग्लेक्ट करे. बट डेफिनेटली आई विल गिव लेस प्रायोरिटी टू दैट कैंडिडेट बिकॉज ही इज़ नॉट एबल टू समराइज हिज लाइफ इन. तो इतना टाइम लगता है कि आप 3 पेज या 5 पेज का पूरा रिज्यूमे स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ पाओ, या फिर बेसिक स्किल्स और प्रोजेक्ट्स? तो बेसिकली वी लुक फॉर एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट्स एंड स्किल्स. मतलब कितना क्रिस्प एंड शॉर्ट है उतना चांसेस बढ़ जाता है. एंड वन थिंग वी कैन लुक फॉर लाइक कितना ग्रेड्स है या कितना परसेंटेज आया उसका कॉलेज में. दैट गिव्स आइडिया अबाउट सिंसियरिटी, वो कितना सिंसियर है, कितना स्टूडियस है एंड कितना जल्दी ग्रैस्प करेगा. ठीक है, तो ये तो होगी रिज्यूमे की बात. अब हम आते हैं, रिज्यूमे भी अच्छा बना दिया, एम्प्लॉयर का कॉल भी आ गया, अब आते हैं इंटरव्यू की बात. तो आपका जब फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था तो उसमें आपने क्या क्या प्रिपरेशंस करी थी जाने से पहले, और इंटरव्यू में जाने के बाद आपको मेन कौन से कॉमन क्वेश्चंस एनकाउंटर हुए थे? ओके, तो सो आई अपेयर्ड for the first time in my college. I did interview, like I gave interview for one company that's headquartered in US. So firstly they took a coding round. उसमें like out of 100 candidates only I guess 3 to 4 got selected and one was me out of that, and then they called for interview. तो इंटरव्यू में we just have to clear our basics, जो भी हमने कॉलेज में पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा है,
उसके बेसिक्स क्या हैं, क्या पढ़ा है, बेसिक आइडिया होना चाहिए. हम्म, इंटरव्यू में बेसिक्स के अराउंड ही क्वेश्चंस रिवॉल्व होते हैं. हम्म, तो आई डिड दैट एंड बेसिक प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस पूछे थे. उसके बाद तो बहुत सिंपल इंटरव्यू लिया था उन्होंने, बिकॉज एक तो कैंडिडेट्स बहुत कम शॉर्टलिस्ट हुए थे एंड प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे. सॉर्टिंग क्या है एंड लाइक व्हेन यू आर इन फर्स्ट ईयर है ना, तो उसमें सब प्रोग्रामिंग स्टार्ट होते हैं. बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग हैं, सॉर्टिंग्स हैं, स्टैक्स, क्यूज हैं, सर्च है, तो वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. उसके बाद तो उसके ऊपर चीज़ें बिल्ड होती हैं. तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे. ठीक है. तो आज हम ऑडियंस के लिए स्पेशल चीज़ कवर करने वाले हैं, पूरा प्रोसेस, हायरिंग प्रोसेस. तो एक बार आप बताएंगे कि इंटर्नशाला में आप क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं अगर किसी को फुल स्टैक डेवलपमेंट में हायर करना है, और स्टार्टिंग टू एंड तक, इंटरव्यू तक, तो वो पूरा रोड मैप क्या होता है प्रोसेस का? Okay. It's exclusive for the audience. Luckily, we'll get some engineers after this, I hope. So Internshala's hiring process, like engineering hiring process, is relatively simple. We start with resume shortlisting. So we first, so whosoever is applying for this role, we ask them to share the resume and a basic cover letter why he or she wants to join Internshala. So once we get a basic idea about his or her skill set या उसका experience, next round comes with the assignment round. जो भी selected हैं फिर उनको assignments पे. हाँ, जो resume shortlist हो गए हैं उनको we'll send assignment. basic website बनाना होता है with given use cases. पूरा डिटेल में डॉक्यूमेंट जाता है कि ये केसेस कवर होने चाहिए. तो once we receive the assignment, तो उसमें से जो भी शॉर्टलिस्टेड होंगे, उसमें से जो भी सिलेक्ट होंगे, देन वी हैव 2 or 3 इंटरव्यू राउंड्स. तो वन इज HR राउंड एंड सेकंड इज टेक्निकल राउंड, एंड इफ रिक्वायर्ड एक फाइनल राउंड होता है. वो एज पर अगर कुछ डाउट होता है तो फाइनल राउंड ले लेते हैं. ठीक है. तो ये तो हो गया प्रोसेस. अब इसमें आज हम ये पूछेंगे, आज ये नहीं पूछेंगे कि कौन कौन से स्किल्स इंटरव्यू राउंड से पहले क्या क्या करना चाहिए. हम ये पूछेंगे कि क्या क्या मिस आउट करते हैं जो एप्लीकेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल कोई इंटरव्यू में आया तो क्या क्या चीज़ वो प्रिपेयर नहीं करके आते हैं, वो एक बार आप बताइए. आप पूरा इंटरव्यू के क्वेश्चंस लिख करवा रहे हो यहाँ पे. ओके, तो the very first thing we realize is the difference between the resume and the assignment which we get from them. तो resume में they have written like they have advanced skill set, like they know PHP और JavaScript, jQuery, HTML at the advanced stage, बहुत अच्छे से आता है, and उनका cover letter भी बहुत अच्छे से लिखा होता है. But when we send them the assignment and we receive the solution, it's not like relatable with the resume or with their skill sets. Okay. So it seems either they have miswritten their skill set in the resume or they have not done the assignment Point to be as noted. per the skill set. So this is one difference. So let's say if both are cleared, then in interview we came to know that the website they built was not built by them. They might have copied from someone or they might have taken ऐसा भी help. होता है क्या कि GitHub से किसी ने कॉपी करके कोड दे दिया? वो मोस्टली वी केम टू नो एंड वो असाइनमेंट राउंड में कि फ्रेशर कैसे कोड कर रहा है और कोई कहाँ से कॉपी कर रहा है, ये आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं. वो पता लग जाता है. ऑर्गेनिक रखना चाहिए, दैट मींस, राइट? मतलब खुद से ही करना चाहिए, भले ही कम कर लो. पर्सनलाइज रखो कोडिंग, हाँ, आपको पता लग जाएगा. करेक्ट. तो अगर असाइनमेंट भी शॉर्टलिस्ट हो गया तो इंटरव्यू में पता लगता है कि जो वेबसाइट बनाया है वो उनको वो टेक्नोलॉजी आता ही नहीं है, क्योंकि हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं तो दे कम्प्लीटली गोज ब्लैंक. तो these two differences, I guess, if one can cover, or one is honest enough to honesty and tell the truth upfront, so that gives a better idea. ओके, ठीक है. तो ऑनेस्टी जैसे आपने मेंशन किया, तो क्या ऐसा भी होता है कि कई बार पर्सन मैटर्स, अगर उसके स्किल्स कम है तो हमको चलेगा, बट पर्सन जो उसका एटीट्यूड है, जो उसका पॉजिटिव जो लर्निंग एटीट्यूड है, दैट मैटर्स मोस्ट. Yes, that's the top criteria in our hiring process. So we, like, if let's say if person knows our skill set at the advanced level, उसको बहुत अच्छे से आता है skill set, but the character of the person या उसका attitude, उसका way of speaking या way of handling is not good, है ना, and we have a doubt in, or we get some red flags कि वो
कल्चर को फिट नहीं करेगा, अभी हमारे कल्चर को फिट भी फिट होना जरूरी है। कल्चर को फिट नहीं करेगा तो डेफिनेटली विल नॉट प्रेफर दैट कैंडिडेट। तो आई गेस ऑनेस्टी, लाइक कल्चर फिट या उसका जो भी बिहेवियर है मैटर्स मोर देन हिज स्किल सेट, बिकॉज स्किल्स तो हम सिखा सकते हैं, ऑनेस्टी नहीं सिखा सकते हैं। True. तो असीम, अभी तो आपने सिर्फ असाइनमेंट के बारे में बताया, हम तो आपसे पूरी डिटेल लेने वाले हैं। अब आते हैं इंटरव्यू की, राइट? इंटरव्यू में क्या क्या प्रिपेयर करके नहीं आते हैं, क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं? बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं स्टूडेंट्स के। तो हमारा इंटरव्यू ऐसा एडवांस क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं जैसे बड़ी कंपनी में पूछते हैं। वी जस्ट स्टिक विद बेसिक्स। बेसिक्स आने चाहिए, बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग की, सॉर्टिंग कैसे होता है, सर्च कैसे होता है, लूप्स कैसे काम करती हैं, माई सीक्वल क्या है, उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं, तो यही पता होना चाहिए। तो वी ऑल आवर क्वेश्चंस रिवॉल्व्स अराउंड दीज बेसिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बेसिक्स एटलीस्ट आप रिवीजन कर लें, करेक्ट। आप उन्हें करेक्ट कर लें इंटरव्यू में जाने से पहले, एंड थोड़ा रिसर्च कर लें कंपनी, आई गेस कंपनी के बारे में रिसर्च। कई बार ऐसे भी होता है कि कई लोग आते हैं उन्हें कंपनी के बारे में नहीं पता होता। बहुत बार होता है। आई गेस वो HR डिपार्टमेंट हैंडल कर लेता वो कर है, लेता वो HR के अंडर आ जाता है। बट हाँ, स्टिल वी ऑल्सो डू दैट। हम भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं अबाउट कंपनी या क्यों आना चाहते हो, बट हाँ वो मोस्टली इट्स डन इन HR। ये होता होगा आपने पूछ लिया, आपने प्रोडक्ट चेक किया है, आपने इंटरनेशनल के कौन से प्रोडक्ट्स हैं, Correct. उसमें कोई फीडबैक है, तो उसमें अगर आपको कोई इनपुट मिल जाए तो उसको शायद प्रायोरिटी मिल जाती है, ऐसा भी कुछ? मतलब नॉट लाइकली, ऐसा नहीं है कि वो सिलेक्ट ही हो जाएगा। टेक्निकली स्किल्स, पॉइंट्स ऐड होते हैं उसमें पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं। कि आप कहीं जाते हो रिसर्च कर लो प्रोडक्ट्स के बारे में, उनके क्या प्रोडक्ट्स हैं। वो तो हर कंपनी के लिए ट्रू है। इफ आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ इंटरनेशनल के लिए ये करना चाहिए, बट इफ यू आर अपेयरिंग फॉर एनी अदर कंपनी ऑल्सो, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बिकॉज रिक्रूटर विल आस्क यू कि आप क्यों आना चाहते हो या कंपनी क्या कर रही है, तो उसी से आपका एम क्लियर होगा, उसी से आपका फ्यूचर क्लियर होगा कि वो रिसर्च कर रहा है सब चीज़ों का। तो कंपनी के बारे में पता ही होना चाहिए जिस भी कंपनी में आप जाना चाहते हो। तो ये तो हो गया इंटरव्यू जाने से पहले किन किन बातों को ध्यान रखना है। अब एक है इंटरव्यू के, जब इंटरव्यू में चले गए हम, राइट, वहाँ पे किन किन बातों का ध्यान रखना है? ठीक है, इंटरव्यू में क्या क्या होना चाहिए? तो एक तो है कामनेस। यू हैव टू बी काम, डोंट बी नर्वस, है ना। इंटरव्यू आपको नर्वस करने का ट्राई करता है ना, कि आप कितना जल्दी नर्वस हो जाते हो। तो बी काम, स्टे काम, एंड आप रिलैक्स वे में आंसर करो। बिकॉज बी कॉन्फिडेंट ऑल्सो, बिकॉज आप कॉन्फिडेंट हो कि आपको बेसिक्स आते हैं, एंड कामली आंसर करो। एंड सेकेंड थिंग इज बी ट्रूथफुल। अगर आपको चीज़ नहीं आती है तो अपफ्रंट बोल दो कि लाइक नहीं आता। गलत आंसर मत दो कि आप रैंडमली बोल रहे हो कि इसका आंसर ये भी हो सकता है, इसका आंसर वो भी हो सकता है। तो दीज टू थिंग्स मैटर्स अ मोस्ट। एक कामनेस एंड कॉन्फिडेंस, एंड सेकेंड इज ट्रूथफुलनेस। ठीक है, ये तो हो गया इंटरव्यू के बाद। अब आते हैं जब हायरिंग हो गई, कंपनी ज्वाइन कर ली, उस समय स्टार्टिंग का जो ट्रेनिंग पीरियड है उनमें किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि उनकी जर्नी जो आगे की है वो काफ़ी स्मूथ रहे? So see, the training period is one of the most important time for a joinee, like for a fresher या for a new joinee जो भी कंपनी में ज्वाइन कर रहा है। बिकॉज उस टाइम पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है जो भी कंपनी का स्किल सेट है या जो भी कंपनी टेक्नोलॉजीज है वो सीखने का। एंड उसमें मेंटर्स आपका हेल्प करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी सीखो, एंड दे विल गिव यू असाइनमेंट्स, दे विल गिव यू डेली टास्क कि ये कंप्लीट होना चाहिए। तो वो ऑन टाइम कंप्लीट करो सो दैट you will gain more in less time, because training period is limited, है ना। 1 month होता है या 1.5 months होता है, तो आपके पास लिमिटेड टाइम है। उस टाइम में आप जितना ज़्यादा सीख लोगे आपके लिए बेनिफिट होगा, बिकॉज आगे उसी पे ही काम करना है आपको। तो आई गेस दैट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। आस्क क्वेश्चन, जो भी डाउट्स हैं वो मेंटर के साथ पूछ सकते हैं, बिकॉज बाद में फिर वो क्वेश्चन फिर कहीं घूम के आएगा आप पे ही, राइट? करेक्ट। स्टार्टिंग में जितना प्रोडक्ट्स, जो भी प्रोडक्ट हैं, जो भी SPOCs हैं, जो भी बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे सारे कैचअप्स कर लो, क्वेश्चंस पूछ लो, प्रोडक्ट को समझ लो। यही आपका ट्रेनिंग पीरियड बेसिकली एक तो कंपनी को जानने के लिए होता है, जो भी टीम्स हैं उसको जानने के लिए होता है। इवन मैनेजर्स एंड मेंटर्स हेल्प करते हैं आपको एक्सप्लोर करने के लिए कि आप खुद से एक्सप्लोर करो ये चीज़ें। एंड दिस इज द ओनली टाइम वेयर मेंटर्स एंड मैनेजर्स आर मोर हेल्पफुल, है ना। वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करना चाहेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि बाद में नहीं करेंगे, बट बाद में ऐसा हो जाता है कि आपको सिंस आते हैं तो दे एक्सपेक्ट कि आता ही होगा या ये कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो दैट ट्रेनिंग पीरियड इज आई गेस वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइम फॉर अ जॉइनिंग टू लर्न और टू गेन द न्यू स्किल सेट्स दैट कंपनी नीड्स।
ठीक है, तो हमने ये भी सीख लिया कि कंपनी ज्वाइन करने के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये कंपनी में जो फुल स्टैक डेवलपर है, तो इसका पहला क्वेश्चन है कि पूरा वर्किंग जो एक प्रोसेस रहता है वो कैसे रहता है, लाइक किन किन डिपार्टमेंट से इनका कोलेबोरेशन रहता है, और कैसे पूरा स्ट्रक्चरिंग पूरा वर्क प्रोसेस क्या होता है इसका? Okay, so like in our team, in engineering team, like first let's talk about technical team. So our tech team consists of 4 sub teams: data scientists, designers, product managers, and engineers. So designers are like design UI designers. Yeah, UI UX designers basically designs the whole UI or UX of the page or the task which we have to build. Product managers gathers the requirement from business team या from other teams, जो भी फीचर बिल्ड करना है या जो भी इश्यूज रिपोर्ट हुए हैं उनको फिक्स करना है। तो डिज़ाइन एंड प्रोडक्ट मैनेजर्स क्रिएट अ डॉक्यूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द डिज़ाइंस, यूज केसेस, समरी कि क्या करना है हमको, एंड दे विल शेयर विद इंजीनियर्स। ओके, तो स्टार्टिंग हुई, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई कि हमें ऐसा डेवलप करना है। करेक्ट। फिर ये प्रोडक्ट मैनेजर एंड यूएक्स डिजाइन टीम ने पूरा प्लान बनाया है, वायर फ्रेम जो भी डिस्कशन हुआ, देन इट्स कम टू इंजीनियरिंग, देन इट कम्स टू इंजीनियर्स, एंड देन इंजीनियर्स को अगर कुछ रिसर्च करना है, कुछ टेक्निकल डॉक्यूमेंट करना है, तो दे विल डू एंड देन बिगिंस द डेवलपमेंट। सो वंस द डेवलपमेंट इज डन, दे पुश टू टेस्ट, then product managers and designers test that, and then we'll roll out to production. So this is a brief, like I have summarized it. Yeah, it's a brief process. It can vary from company to company. It can vary from company to company. बड़ी कंपनियों में बहुत थोड़ा और एक्सपेंड हो सकता है, उसमें बहुत stages में, मतलब in our case we are following कि जितना जल्दी से जल्दी हम रिक्वायरमेंट लेके फिनिश करके लाइव कर सकें। तो we follow structured way also, बट वी प्रेफर कि जितना जल्दी कंप्लीट कर पाएँ उसको उतना जल्दी कंप्लीट वैसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है कंपनी के थ्रू। करेक्ट। एंड लाइक फॉर बिगर कंपनीज देयर आर टीम्स, लाइक वेरियस टीम्स, एंड दे आर वर्किंग ऑन बिगर प्रोजेक्ट्स, है ना। उनके लिए प्लानिंग, सिंस द प्रोजेक्ट साइज इज़ वेरी हाई, तो प्लानिंग में उनका ज़्यादा टाइम चला जाता है, एंड उनका टीम साइज भी बहुत बड़ा होता है, तो कोऑर्डिनेशन, तो ऑल दोज थिंग्स कम्स ऑटोमेटिकली कम्स इन पिक्चर व्हेन टीम साइज इंक्रीजेज और प्रोजेक्ट साइज इंक्रीजेज। In our case, team size is relatively small and project size is also relatively small as compared to other companies. So this is manageable up till now. ठीक है, तो अब यहाँ तक पहुँच गया। तो एक मेरा काफ़ी रेलेवेंट क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज कि AI आजकल बहुत चल रहा है, राइट, और बहुत सुनने में आ रहा है, कई वीडियोस बनी है कि AI विल टेक अप द जॉब ऑफ फुल स्टैक डेवलपर्स। अब कोडिंग लिखने से ही पूरा का पूरा वेबसाइट बन जाता है। इज इट ट्रू? और AI का क्या रोल है मतलब फुल स्टैक डेवलपमेंट में? Okay, so definitely not. Like AI can definitely not take our jobs, because manual intervention is always required when we are working with machine. So for example, let's take an example of calculator. When it came, so all people, like all the population or all the persons were like कि मैथमेटिशियंस का जॉब चला जाएगा, है ना। तो द ट्रेंड, और वी कैन सी नाउ कि वो नहीं गया है। उसने हेल्प ही किया है। इट हेल्प्स ओनली, एंड सिमिलरली वी कैन ट्रस्ट विद AI, लाइक वी कैन हैव सिमिलर ट्रस्ट ऑन AI सिंस ऐसा नहीं है, अगर हम AI को फुल पावर दे देंगे तो रोबोट मूवी देखा है ना, वो फिर वैसा हो जाएगा कि मशीन ही ह्यूमंस को ओवरकम कर लेगा, एंड डेफिनेटली वी डोंट वांट दैट सिनेरियोस टू अकर। तो AI का एक लिमिटेशन होता है कि वो उसका स्कोप ऑफ रिसर्च या स्कोप ऑफ गिविंग आंसर्स इज़ वेरी लिमिटेड, है ना, एंड उसका जो सेल्फ ग्रोथ है या सेल्फ सस्टेनेबिलिटी है उसका, कि मैं खुद से ही डेवलप करके खुद ही सस्टेन कर लूँ, वो लिमिट किया होगा इंजीनियर्स ने। तो AI जॉब तो नहीं ले सकता, बिकॉज मैनुअल इंटरवेंशन इज़ रिक्वायर्ड, ऑलवेज रिक्वायर्ड, एंड इट्स हेल्पिंग अस इन आवर केस ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, हमें अगर कुछ ईमेल राइट करना है या कुछ डॉक्यूमेंट बनाना है, हमें कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए कि ये प्रॉब्लम है, इसको हम कैसे ऑप्टिमाइज वे में लिख सकते हैं, तो उसके लिए वी आर यूजिंग AI। अच्छा, हम कोडिंग में भी AI यूज़ कर रहे हैं? कोडिंग में भी AI यूज़ कर रहे हैं, करेक्ट। अच्छा, ठीक है। तो इट हेल्प्स ओनली, ऐसा नहीं है कि हम AI को हम बोल के फुल स्टैक वेबसाइट नहीं बना सकते हैं, जिस वे में हमारा स्पीड अप द प्रोसेस, इट कैन स्पीड अप द प्रोसेस, बट हाँ फुली ट्रस्टेबल नहीं बना सकते हैं, अभी फुली ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं बेसिकली, बिकॉज हमारे जो भी लेट्स से फीचर बिल्ड करना है ये वेबसाइट का,
तो एआई को पहले तो हमारी वेबसाइट का पूरा सोर्स कोड समझना। समझना होगा, उसको पूरा ट्रेन करना होगा, उसके लिए भी मैनुअल एफर्ट चाहिए। मैनुअल एफर्ट चाहिए, वो एक एफर्ट और बढ़ तो जाएगा। एक एफर्ट और बढ़ जाएगा ट्रेनिंग का। एंड वो ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि एक ही बार में ट्रेन करके काम खत्म हो जाएगा, तो वो रेगुलरली ट्रेन करना पड़ेगा, बिकॉज नए नए फीचर्स बिल्ड होते जाएंगे, तो एआई भी अपडेट रहना चाहिए। तो आई कैन से एआई विल हेल्प अस इन फ्यूचर ऑल्सो, बट हाँ डेफिनेटली जॉब रिस्क नहीं होगा। तो कोई अगर लाइक कोई एप्लीकेशन आती है, जॉब एप्लीकेशन आपके पास, उसमें ही मेंशन्ड है कि मैं एआई में भी कोडिंग को वो कर सकता हूँ, या फिर एआई का भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकता हूँ कोडिंग के अंदर, तो ऐसी कोई प्रायोरिटी अभी मिलती है कि ये इसको एआई भी आता है, इसको ले लो जॉब पे? मतलब एज ऑफ नाउ नो, बिकॉज चैट जीपीटी 1 जब से आया है उसके लिए तो नॉर्मल लाइक स्कूल स्टूडेंट ऑल्सो कैन यूज एआई, है ना। तो उसको कोई कोर आपको जो नॉलेज है वो होनी ज़रूरी है। वो होना चाहिए, एंड वन शुड नो हाउ टू यूज दैट, ना वो एक आना चाहिए कि मेरे को चैट जीपीटी यूज करना यूज़ आना करना चाहिए। आना चाहिए। अगर यूज करना है तो ऐसा नहीं है कोई रैंडम गाय प्रायोरिटी नहीं है कि वो तो बात यहाँ भी सीख सकते हो। करेक्ट, वो यहाँ पे भी आ जाएगा। अगर आपको बेसिक आते हैं तो यू कैन एंड हमारा ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि चैट जीपीटी से ही कोड करना है ना। वो एक हेल्प के लिए, वो इंजीनियर टू इंजीनियर, अगर उसको हेल्प लेना है चैट जीपीटी का तो ले सकते हैं, हमने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया कुछ भी। तो इट्स अप टू हिम, अप टू द पर्सन। अप टू द पर्सन, एंड हम लाइक आई पर्सनली यूज चैट जीपीटी ऑल्सो लाइक फॉर डॉक्यूमेंटेशन या फॉर राइटिंग ईमेल्स। बट कोई बिगिनर है तो उनको अपने कोर बेसिक्स पे रहना चाहिए। लाइक फॉर बिगनर्स आई वुड रिकमेंड कि वो खुद से ही सॉल्व करे प्रॉब्लम्स, like he should not rely on ChatGPT or any other AI tools for solving those statements. उससे उसका एक्सपीरियंस डाउनग्रेड होगा वो। तो इसी में एक अगला क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि आपने जो प्रोजेक्ट दिया तो चैट जीपीटी में किसी ने करके दे दिया, तो आपको पता लग जाता है कि चैट जीपीटी में क्या है। तो लाइक एज आई टोल्ड, लाइक फुल स्टैक वेबसाइट बनवाना चैट जीपीटी से इज़ वेरी ट्रिकियर, एंड आई फील इट्स रियली कॉम्प्लेक्स कि वो, बिकॉज फुल स्टैक वेबसाइट कंटेन्स सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज, है ना। उसके पास फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज भी चाहिए, बैक एंड टेक्नोलॉजी भी चाहिए, डेटाबेस कनेक्टिविटी भी चाहिए। तो वो चैट जीपीटी को पहले तो समझाना पड़ेगा कि ये वेबसाइट बनाना है, उसके लिए ये टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहिए। वो एक ट्रिकियर थिंग है, वो खुद एक डेटा फिर साइंटिस्ट आपको जॉब पता चल है। जाता होगा कोई असाइनमेंट में किसी ने चैट जीपीटी यूज़ किया है तो उसका एक मतलब नॉट इन चैट जीपीटी बट इन रिज्यूमेज और वाइल राइटिंग कवर लेटर्स वी कैन डिटेक्ट कि इट्स रिटन विद द हेल्प ऑफ एआई। अच्छा। बट फ्रंट लाइक वेबसाइट आई फील वो या तो खुद बिल्ड करते हैं या कहीं से कॉपी करते हैं। एज ऑफ नाउ आई हैवंट सीन एनी केस कि वो चैट जीपीटी या अदर एआई टूल से बिल्ड करवाया हो, एंड इट्स रियली डिफिकल्ट टू फाइंड दैट। अच्छा। चैट जीपीटी भी एक मॉडल है ना, उसने भी कहीं ना कहीं से पढ़ के ही सीखा है, एंड कोडिंग में स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं ना। वेरिएबल नेम है तो वो जनरली प्रॉपर वेरिएबल नेम लिखते हैं, लूप्स का एक प्रॉपर सिंटेक्स है। तो मैं अगर बहुत अच्छा प्रोग्रामर हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक अच्छा प्रोग्रामर हूँ, मैं भी उतने अच्छे से ही कोड लिखूंगा जितना वो चैट जीपीटी बताएगा, जितना वो चैट जीपीटी इनको लिख के देगा। अगर करते तो उसमें आपकी एक छाप रहती है प्रोग्रामर की, राइट? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। तो अगर कोई अच्छा प्रोग्रामर है ना, वो भी उसी वे में लिखेगा जिस पे मैं चैट जीपीटी देगा, बिकॉज चैट जीपीटी भी प्रोग्रामिंग। तो हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये एक असाइनमेंट आपने दिया और एक ने मेहनत करके किया और एक ने किसी एआई के थ्रू किया, तो उसको आप कैसे उसको कर सकते हो दोनों को डिफरेंशिएट कि ये अलग अलग है? मतलब इट वुड बी रियली ट्रिकियर, बहुत ट्रिकियर होगा। मतलब इट्स डिफिकल्ट टू से एज ऑफ नाउ, तो अभी कोई प्रैक्टिकल केस आया नहीं है, तो आएगा तो तभी पता लगेगा। बट वैसे पीपल प्रेफर कि खुद ही कोडिंग करें, खुद ही पता लग कोडिंग जाता है, कुछ एरर्स वगैरह दिख जाते होंगे। तो वही बोल रहा हूँ, अगर फ्रंट एंड या मतलब फुल स्टैक वेबसाइट बनाना ट्रिकियर है, बट अगर हम एक प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट दे दें, फॉर एग्जांपल राइट अ कोड टू सम अप 2 नंबर्स, एक सिंपल प्रोग्राम दे दें, वो आप लेट्स से आप एक इंजीनियर, आप खुद से भी लिख दोगे या आप चैट जीपीटी को या एक कोई ऐसा सिमिलर एआई टूल को बोल दोगे कि एक प्रोग्रामिंग करना है, तो जो भी वो दोनों का कोड होगा, सोर्स कोड होगा, वो अगर बहुत अच्छा इंजीनियर लिख रहा है वर्सेस एआई लिख रहा है, वो सिमिलर होगा। वेरिएबल नेम्स का फ़र्क होगा या कोड, क्योंकि दोनों ऑप्टिमाइज होंगे, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। हम ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा लिखा है ना, कि ये एआई भी हो सकता है या वो पर्सन बहुत अच्छा प्रोग्रामर है। बट हम कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते। तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये एआई से लिखा है? वो क्वेश्चन बाद में आप पूछेंगे उससे जो इंटरव्यू टाइम, वो इंटरव्यू में ही एक पता लग सकता है एज ऑफ नाउ, पकड़ में आ जाता है कि लाइक उसको वो नॉलेज है। इंटरव्यू में तो सब क्लियर हो जाता है, बिकॉज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवा के देखेंगे तो वो कर लेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। बट हाँ, एआई जॉब तो नहीं लेगा, हेल्प ही करेगा हमारी, हेल्प करेगा, स्पीड
बट हाँ, फॉर अ बिगनर्स आई वुड रिकमेंड कि प्रैक्टिस करना तो पहले खुद से ही बिल्ड करो अपने प्रोग्राम्स एंड देन यू कैन वैलिडेट सॉल्यूशंस विद द हेल्प ऑफ ChatGPT. सो इंडस्ट्री में भी करंट एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या हैं या करंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट में? Okay. So it varies from company to company. Like as I told earlier also. For example, if company is relatively old and uska let's say product is built on legacy technologies, for example, बहुत पुराना टेक्नोलॉजी पे बना है, जावा पे बना हो या PHP पे बना हो, है ना, एंड उनका प्रोडक्ट बहुत बड़ा हो गया तो इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर देम टू स्विच टू एनी अदर लैंग्वेज या माइग्रेट टू एनी अदर लैंग्वेज. तो दे विल प्रेफर कि जो भी उनका टेक्नोलॉजी सेट यूज़ हो रहा है उसी के अराउंड स्किल सेट हो उस कैंडिडेट का, वो उसको हायर करेंगे. आप इस फील्ड में अपने को अपडेटेड कैसे रखते हैं? तो सी दीज टेक्नोलॉजीज ऐसा नहीं है कि इनका सपोर्ट ख़त्म हो गया, इनके भी वर्जन्स अपग्रेड आते रहते हैं, सिक्योरिटी फिक्सेस आते हैं, तो सिंटैक्स चेंजेस होते हैं, तो वी कीप ऑन अपडेटिंग आवर प्रोडक्ट, पैचेस, सिक्योरिटी पैचेस रिलीज़ करते रहते हैं. तो आप फॉर एग्जांपल जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है इसमें अपने को अपडेट रखना है, तो वो अगर कोई फ्रेशर है राइट, उसको अपने को अपडेट रखना है तो क्या क्या करे? क्या कई लोग ओके, तो फॉर एग्जांपल कुछ न्यू कंपनीज होती हैं जो रिसेंटली या न्यूली बिल्ड प्रोडक्ट न्यू बनाना चाहते हैं ना, दे विल प्रेफर कि न्यू टेक्नोलॉजी सेट पे आए. फॉर एग्जांपल React.js हो गया, Next.js, Node.js, ऐसे टन्स ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं, वो उस पर बिल्ड करेंगे. तो वन कैन गो विद दोज टेक्नोलॉजीज. आजकल फ्रंट एंड के लिए React.js चल रहा है, Next.js चल रहा है, Nest.js चल रहा है, बहुत सारे फ्रेमवर्क. ऑनलाइन अगर किसी का ऑनलाइन रिसोर्सेज इसमें चाहिए तो और देयर आर प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल, फ्री में यूट्यूब में मिल जाएंगे, या कुछ अगर पेड कोर्सेज लेने हैं तो इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स है हमारा, वन कैन गो विद दैट, या अदर कोर्सेज भी हैं. बाकी कई वीडियोस अवेलेबल है इंटरनेट पे यूट्यूब पे देयर आर प्लेंटी ऑफ कौन कौन से एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, और आपके ब्लॉग्स हैं, इंटरनेशनल ब्लॉग्स में भी आप जाके पढ़ सकते हैं, एंड काफ़ी डिटेल्स अवेलेबल है इंटरनेट पे कि क्या क्या मतलब टेक्नोलॉजीज का ऐसे काउंट लिमिटेड नहीं है, देयर आर न्यूअर टेक्नोलॉजीज इवॉल्विंग एवरी डे, है ना. बट कुछ स्टेबल टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे मैंने बताया React.js है, Node.js है, Next.js है, Nest.js है, तो वन कैन गो विद दैट. एंड फॉर एग्जांपल इन आवर केस आल्सो वी आर स्विचिंग टू React.js फॉर आवर न्यूली टास्क या न्यू मॉड्यूल्स. तो हम भी न्यू टेक्नोलॉजीज इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं अपनी वेबसाइट में. फॉर फ्रंट एंड वी आर माइग्रेटिंग टू React.js. हमारा ट्रेनिंग साइड मोस्टली React.js पे है. फुल स्टैक डेवलपमेंट में, इंजीनियरिंग फील्ड में चैलेंजेस क्या क्या होते हैं? चैलेंजेस हैं टू नो, लाइक फुल स्टैक के लिए लेट्स से मिनिमम 4-5 टेक्नोलॉजीज तो चाहिए. फॉर एग्जांपल बैकएंड के लिए एक टेक्नोलॉजी लेट्स से PHP चाहिए, डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए एक डेटाबेस टेक्नोलॉजी आना चाहिए. फॉर एग्जांपल MySQL हो गया, PostgreSQL हो गया, जो भी डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं. फिर फ्रंट एंड के लिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट तो बेसिक्स हैं. उसके बाद React हो गया, Nest हो गया. तो नॉलेज ऑफ 5-6 टेक्नोलॉजीज एक साथ लेना थोड़ा ट्रिकियर होता है और थोड़ा चैलेंजिंग होता है. बट वंस वन गेट्स हैंडी ऑन दीज टेक्नोलॉजीज तो उसके लिए ईजियर है. यू मीन टू से कि अपग्रेड करते रहना पड़ता है अलग अलग टेक्नोलॉजीज में? करेक्ट. आप ऐसा नहीं है कि अगर PHP कर रहे हैं तो PHP पे स्टिक रहे, नहीं, अपग्रेड कर रहे हैं. मतलब PHP अगर कंपनी में PHP यूज़ हो रहा है तो आपको PHP ही आना चाहिए. तो PHP के वर्जन्स अपग्रेड होते रहते हैं, ईयरली रिलीज होते हैं. उसमें क्या चेंजेस हुए हैं, क्या चीज़ हटी है, कनेक्टेड जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको पता होना चाहिए ताकि आप उसको सही से स्ट्रीमलाइन कर सकें, राइट? यस. तो कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ, मतलब कीप योरसेल्फ अपडेटेड टू द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज विच यू आर अवेयर ऑफ, या अगर आपको कुछ न्यू टेक्नोलॉजी सीखना है जो इमर्जिंग है तो वन कैन डू दैट ऑल्सो. दैट उसका कुछ हार्म नहीं होगा, एडवांटेज ही मिलेगा आपको फ्यूचर में. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल कोई HR फील्ड में है, कोई क्रिएटिव राइटिंग में है, कोई बहुत डिफरेंट फील्ड में, अब वो फुल स्टैक डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना चाहता है. इज इट पॉसिबल फॉर दोज पीपल कि वो इस फील्ड में एंटर कर सकें, या फिर ये बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाता है कि आप दूसरी फील्ड में तो इस फील्ड में नहीं आ सकते? करियर स्विच पॉसिबल? I will say yes, it's possible. One has to be passionate about learning technologies. उसके पास पैशन होना चाहिए कि उसको ये टेक्नोलॉजी सीखना है एंड गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करना है बाय डूइंग सेल्फ प्रोजेक्ट्स. खुद से प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर लो एंड वन कैन कम टू दिस फील्ड. ईजी है.
उनके उनके लिए क्या रोड मैप होना चाहिए? लाइक उनको पहले स्किल्स गेन करने चाहिए या फिर कोई कोर्स करना तो चाहिए? लाइक अगर वो कम्प्लीटली दूर है, मतलब एक टेक्निकल फील्ड से है ना, उसको प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं पता है, तो वो फर्स्ट एक पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट करना चाहिए. वन कैन स्टार्ट विद सी प्लस प्लस. दीज आर द एंट्री लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. उससे उसको प्रोग्रामिंग के बारे में पता लगेगा, क्या क्या कंसेप्ट होते हैं. उसके बाद वन कैन गो ऑन लर्निंग वेब टेक्नोलॉजीज. वन कैन स्टार्ट विद HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट. उससे एक स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हैं. वो बहुत बेसिक लैंग्वेजेस हैं. एंड मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं बोलूँगा उसको, वो बहुत सिंटेक्स उनके सिंपल है. एंड वन कैन बिल्ड स्टैटिक वेबसाइट्स यूजिंग दीज 3 टेक्नोलॉजीज. तो उसके बाद उसको वेबसाइट बनाने का आइडिया हो जाएगा. देन वन कैन गो विद वन बैक एंड टेक्नोलॉजी. एनी लाइक PHP, Node.js, कुछ भी पकड़ लो. PHP इज़ रिलेटिवली ईजी. तो वन कैन इंटीग्रेट PHP in that website, and then one can learn database connectivity. So once these 4-5 technologies are covered, तो वो easily कुछ बड़े projects build कर सकता है खुद से, या फिर can start applying for jobs और internships. and कुछ अगर online courses भी करने हैं to get the degree या certificate, वो भी एक like helpful ही होगा. because if you are switching from non-technical to technical field, definitely practical experience would be required, है ना. बिना practical experience के it would be really difficult for a recruiter also to judge या to shortlist the resume. तो one can learn from using online courses जिसमें practical exposure भी मिले and can build his or her websites also. ठीक है, ये तो हो गई कोई करियर स्विच करना चाहता है दूसरे फील्ड से. अब बात करते हैं रोड मैप फॉर द फ्रेशर्स. अभी बिल्कुल किसी ने ग्रेजुएशन करी है एंड वो फुल स्टैक डेवलपमेंट में एंटर करना चाहता है, तो कॉलेज टू जॉब, इसका रोड मैप क्या होना चाहिए? तो लाइक ड्यूरिंग द कॉलेज टाइम अगर पता है कि फुल स्टैक इंजीनियर बनना है, फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना है, तो लर्न दीज टेक्नोलॉजीज ड्यूरिंग योर कॉलेज टाइम ओनली. बिकॉज वंस यू आर आउट ऑफ कॉलेज एंड यू डिडंट हैव एनी ऑफर्स इन हैंड, इट वुड बी रियली डिफिकल्ट टू गेट into a job or into an internship without having any practical experience. या तो आपका रिज्यूमे बहुत अच्छा हो, आउटस्टैंडिंग रिज्यूमे हो जिसमें टन्स ऑफ प्रोजेक्ट्स हों, इंटर्नशिप्स की हों पास में, तो एक ऑफ कैंपस प्लेसमेंट मिल जाता है ईजिली. अदरवाइज या तो कैंपस प्लेसमेंट लेके साथ के साथ ये टेक्नोलॉजीज सीख लो एंड देन अप्लाई फॉर फुल स्टैक जॉब्स, या फिर learn these technologies during your college time. That would be the best time to gain स्किल सेट. कॉलेज टाइम ही एक अच्छा टाइम होता है स्किल सेट गेन करने का, बिकॉज उसमें आपको प्लेंटी ऑफ टाइम मिल जाता है प्लान करने के लिए कि आपको क्या करना है, कौन सी फील्ड में जाना है, कौन सी टेक्नोलॉजी सीखनी है. एंड देन साइड बाय साइड वंस यू एंटर इन योर 4th year, साइड बाय साइड स्टार्ट अप्लाइंग फॉर जॉब्स आइदर इन कैंपस एंड ऑफ कैंपस. ठीक है. एंड जो बाकी आपने जो रिज्यूमे और इंटरव्यू के बारे में टिप्स दी हैं वो फॉलो वो तो फॉलो करना ही चाहिए. लगभग हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं. इन लेमन्स टर्म फुल स्टैक डेवलपमेंट होता क्या है? Okay, so full stack came like is a combination of 2 things. One is back-end technologies and front-end technologies, like back-end plus front-end. तो website has 2 components. One is front-end जो आपको ब्राउजर में स्क्रीन में दिख रहा है वेबसाइट का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, एंड बैक-एंड इज जो भी उसका प्रोसेसिंग हो रहा है. लेट्स से आपने एक फ्रंट-एंड पे फॉर्म सबमिट किया, फॉर्म सब भर के बटन दबाया, है ना. उसके बाद वो बैक-एंड पे जाएगा, उसकी प्रोसेसिंग होगी, फील्ड्स की वैलिडेशन होगी कि सारे जो भी डेटा आ रहा है फ्रंट-एंड से वो सही है, वो डेटाबेस में इंसर्ट होगा. फिर डेटाबेस में इंसर्ट होने के बाद रिस्पॉन्स जाएगा फ्रंट-एंड पे. तो जो भी ये चीज़ है ये बैक-एंड हैंडल करता है. तो देयर आर 2 थिंग्स टू लाइक 2 ways to solve this. One is we can have 2 different teams. One is completely working on front-end part and one is completely working on back-end part, and वो APIs बना के front-end team को दे रही है. This is a one way of building a website. The other way is we hire engineers जिसको दोनों technologies आते हैं, and we can independently give whole module to that particular team or that particular engineer. तो इन लेमन टर्म्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बैक एंड प्रोसेसिंग एंड फ्रंट एंड जो भी आपको फ्रंट एंड पे दिख रहा है, अगर वो दोनों चीज़ें कर पा रहा है तो वो फुल स्टैक इंजीनियर है. फुल स्टैक इंजीनियर.
cool. My next question is, what are the career opportunities available in full stack development? Because full stack अपने में जैसे आपने बताया फ्रंट एंड भी है, बैक एंड भी है, राइट? तो उसमें मल्टीपल करियर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तो अगर कोई फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स करता है और उसके बाद उसके लिए कौन कौन से डोर्स ओपन हो जाते हैं करियर में? See, so as I told you, full stack is a combination of back-end technologies and front-end technologies. तो उसके लिए full stack jobs तो open है ही, and साथ में अगर कोई back-end engineer हायर कर रहा है अकेला या कोई front-end engineer हायर कर रहा है, वो भी उसके लिए खुल जाता है। सेपरेटली भी किसी तो के लिए apply सेपरेटली करना? भी जा सकते हैं बिकॉज उसको टेक्नोलॉजीज आती हैं। हाँ, बट सिंस लाइक एज आई टोल्ड कि इनका टेक्नोलॉजीज का काउंट लिमिटेड नहीं है। हम्म, फ्रंट एंड आप HTML CSS से भी बना सकते हो, आप React JS से भी बना सकते हो, आप ये Next JS से भी बना सकते हो। तो हाँ, तीन और भी जॉब अपॉर्चुनिटी यहीं पे होगी, मतलब तीनों इसमें फील्ड में किसी में एक में एक्सपर्टीज करके वो हाँ ले किसी सकते में भी आप जा सकते हो। और भी टेक्नोलॉजीज हैं, मतलब डेली न्यू टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं कि इस पे भी बना सकते हैं। तो फुल स्टैक इंजीनियर्स के लिए आई बिलीव फ्रंट एंड प्लस बैक एंड की जॉब्स के अलावा इंडिपेंडेंट जॉब्स भी काफ़ी काफ़ी अवेलेबल हैं। जैसे फ्रंट एंड में आपने बताया, ऐसे बैक एंड में भी होता होगा? बैक एंड में भी होती हैं। वो वहाँ पे कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज होती हैं? इट वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। Product पे भी PHP है, depend करता है। प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। नोड JS चल रहा है, PHP भी चल रहा है, मतलब लिमिटेड होंगी, आई एम नॉट सेइंग कि ख़त्म हो गई हैं, बट प्रेफरेबली नोड है, एक नेस्ट JS है, तो वो भी एक फ्रेमवर्क है। तो प्रोडक्ट्स बहुत तरह के हैं इंडस्ट्री में, राइट? तो जितने ज़्यादा टाइप के प्रोडक्ट्स हैं उतने जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अवेलेबल Yes. है। ऐसा नहीं है कि एक ही डोर ओपन है, यू हैव मल्टीपल जॉब ऑप्शंस इन दिस फुल स्टैक डेवलपमेंट Correct. फील्ड। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस फील्ड में कम्युनिकेशन स्किल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, या कितना कितना इंपॉर्टेंस रखता है तो इस फील्ड में? कम्युनिकेशन स्किल्स आई वुड से एवरेज चलेगा, मतलब वन शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम या एक्सप्लेन हिज डाउट्स, या जो भी वो टास्क ले रहा है उसके बारे में समझा पा रहा है वो, समझा पा रहा है? या वो खुद समझ पा रहा है हमारे लैंग्वेज को, तो इट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। ऐसा कुछ सुपीरियर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं चाहिए, बट आपको एवरेज लेवल पे जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मतलब यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट योर थॉट्स टू अदर पर्सन, या जो भी वो पर्सन बोले वो समझ पा रहे हो, इट्स मोर देन सफिशिएंट। ओके। एंड एक क्वेश्चन आता है कि इज इंग्लिश रिक्वायर्ड? इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स होने जरूरी हैं स्पीकिंग? मतलब आई एम नॉट लाइक आई कैन ओनली टेल यू अबाउट इंटरनेशनल। हमारे में इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स प्लस पॉइंट, चेरी ऑन द केक, बट इट्स नॉट कम्प्लीटली रिक्वायर्ड। अगर आपको सिर्फ हिंदी में बात आपके पास करना, स्किल्स हैं, अच्छे हाँ स्किल्स हैं, और इंग्लिश ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो हो, एटलीस्ट कुछ बेसिक स्किल्स आपको बेसिक्स ऑफ इंग्लिश आना चाहिए, आप अपना because- करियर फुल स्टैक डेवलपमेंट Correct. एक्सप्लोर कर सकते हैं। Correct. तो लगभग हमने सभी क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, तो एक रैपिड फायर राउंड हो जाए, ठीक है। राइट? तो क्या आपका सबसे पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड था? Yes. At that time, yeah, for all the freshers, I believe Hello World is the first program they'll build. हमको मतलब नहीं पता होता था कि Hello World ही क्यों लिखा है, बस वो स्क्रीन में आ जाता था। तो आपको इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो अभी भी आपके प्रोग्राम में बग्स आते हैं क्या? बग्स आते हैं, मैं डिनाई नहीं करूँगा, आई विल नॉट से वो तो नो। आएंगे। इट्स Process में। लाइक ह्यूमन एरर्स पॉसिबल है ना, वी कांट से लाइक ह्यूमंस आर परफेक्ट, लाइक ह्यूमंस आर बोर्न फॉर मेकिंग मिस्टेक्स। So is it true that programmers are introverts? Most of them. Most of them. Yes. तो आज तक जितने भी आपने कोड्स लिखे हैं, जिन प्रोजेक्ट से लिखे हैं, वो सब आपको याद है? Most of them. Most of them. Yes. Basically, there are certain projects जो भूल गए होंगे, but हाँ, once I go through the code, I'll realize or तो I'll वो सब remember. याद रहते हैं मतलब, Yes. right? तो जितने भी कोडर्स हैं, तो इन सबको क्या हुडी पसंद होती है? Maybe it varies from person to person. Like for me, I would prefer hoodies. Hoodies. Yes. हाँ. अब आपको अपनी जो जर्नी है, इतने एक्सपीरियंस आपको है, इसके लिए एक सॉन्ग डेडिकेट करना हो तो वो कौन सा सॉन्ग होगा Song. ये पूरी जर्नी के लिए? I have to recall. एनी सॉन्ग? I don't know. They are. टेक योर टाइम, एडिट कर लेंगे, कोई बात नहीं। Okay. आपका कोई मोटिवेशनल सॉन्ग है क्या, जब आपको लगे कि प्रोजेक्ट आपको चैलेंजिंग प्रोजेक्ट आ गया है, तो ऐसा कोई कान पे लगाया सॉन्ग एंड देन अब तो हो जाएगा? As such particular song नहीं है, but हाँ I listen पंजाबी music. पंजाबी म्यूजिक, भंगड़ा म्यूजिक चल जाएगा एंड देन सारे कोर्स हो जाएंगे। Yes. थैंक यू असीम। एंड रैप अप करने से पहले
आप फ्रेशर्स के लिए कोई क्लोजिंग नोट्स या फिर कोई फाइनल थॉट्स या टिप्स शेयर करना चाहेंगे ताकि वो इस फील्ड में करियर स्टार्ट कर सकें? So the last thing I would say is like clear your basics. Always go with the basics and go with the flow. Like clear your basics, go with the flow, then work hard, be practical, basically be honest, truthful, and gain practical experience during your college life, college days. Like, ensure that you have done at least 2-3 projects during your college days. So that would give a resume a length also and a practical exposure also. ट्रू। आई एम श्योर आज आपने जितनी भी चीज़ें शेयर करी है बहुत लर्न करने को है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक आप पहुँच गए हैं वीडियो के, तो कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप चाहते हैं कि हम कोई नेक्स्ट वीडियो आपके लिए स्पेशल बनाएं तो वो कौन सी होनी चाहिए। तो थैंक यू असीम, Welcome. बीइंग इन आवर शो। Yeah, all the best guys. ये था आज का एपिसोड। अगर आप चाहते हैं हम ऐसे और एपिसोड्स लेकर आएं तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हम ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स लेकर आने वाले हैं। टिल देन, ऑल द बेस्ट।